बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे इवेंट बच्चों जिनके होने या ना होने से किसी दूसरे इवेंट को कोई भी फर्क ना पड़े, उन इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉइन फ्लिप किया यानी सिक्का उछाला, तो उस पे हेड आ गया। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम हेड आए या ना आए? नेक्स्ट टाइम हेड आई या टेल आई, या फर्स्ट टाइम हेड आ गया या टेल आ गया, इसका एक दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हेड और टेल दोनों सेपरेट सेपरेट इवेंट्स हैं। तो ऐसे तमाम इवेंट्स जिनके होने या ना होने से किसी दूसरे इवेंट पे कोई फर्क ना पड़े, उनको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। देन है हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो सिंपली अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है ना, तो वो कहलाएगी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है और आप इंटरेस्टेड हैं ये देखने में कि तीनों टाइम हेड आया है। ठीक है, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट किसमें है? हेड में। तो हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं ना, तो बस जो सिंगल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के होने के चांसेस इकट्ठे हों, या फिर एक के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट, तो ऐसे तमाम इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इंटरसेक्शन के फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों? दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रीवियस में हमने यूनियन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या होती थी? प्लस। इंटरसेक्शन में दोनों प्रोबेबिलिटीज होती हैं मल्टीप्लाई। जब यूनियन का फॉर्मूला था, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। वो एक केस था हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसमें यह होता है कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हैं आपके पास, लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक इवेंट की। ठीक है, तब यूनियन का फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहाँ क्या है? दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हैं हमारे पास, हमने उनके इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये रूल नंबर 6 है। बाकी 5 रूल हम ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के पीछे पढ़ के आ चुके हैं। रूल नंबर 7 में बच्चों कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा आपके पास इवेंट्स हैं, यानी n इवेंट्स हैं, और उनके होने के चांसेस इकट्ठे हैं, या फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह सारे इवेंट्स के होने के चांसेस हैं, तो उनकी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास भी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 सो ऑन इंटरसेक्शन En। ये किसके इक्वल होगा कि आप तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लें और उनको क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें। होप सो बच्चों आपको समझ आ गई होगी। मजीद हम इनकी एग्जांपल करेंगे तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 15 है, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस किया गया है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.45 है, जबकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.55 है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी ट्री। सबसे पहले क्या बनाए? प्रोबेबिलिटी ट्री बनाए। ठीक है, जिसमें आपने क्या शो करवाना? ऑल पॉसिबल आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन को हमने 3 दफा टॉस किया है, हमने इसके तमाम पॉसिबल आउटकम्स के लिए प्रोबेबिलिटी ट्री बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों ये प्रोबेबिलिटी ट्री। जी बच्चों, ये है हमारे पास ट्री। इसमें ये हमारा कॉइन है। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम फ्लिप किया, तो एक दफा अगर हेड आ गया है, तो दूसरी दफा क्या आ गया है? हमारे पास टेल आ गया है। अब आपने हेड से आगे 2 ब्रांचेस बना लेनी है। ठीक है, ये हमारी ब्रांचेस हैं सेकंड टाइम सिक्के को फ्लिप करने की। तो जब आप हेड से 2 ब्रांचेस बनाएंगे ना, तो उन दोनों के साथ एच जरूर लगेगा। ठीक हो गया? जब हमने सिक्के को फ्लिप किया, तो हो सकता है पहली दफा टेल आए और दूसरी दफा क्या आए? हेड आए। फिर आ जाएंगे अपने टेल के पास, उधर से भी 2 ब्रांचेस बना लें। अब जो ये टेल से ब्रांचेस बनी है, इन दोनों के साथ टेल जरूर लगेगा। ठीक है, सेकंड टाइम जब सिक्के को फ्लिप किया, हो सकता है पहली दफा हेड आ जाए और दूसरी दफा उस पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। अब 1 2 3 4 आउटकम्स है हमारे पास जब हमने दूसरी दफा सिक्के को फ्लिप किया। अब हमने सिक्के को तीसरी दफा फ्लिप करना है। अगेन आपने क्या करना है बच्चों? हर इवेंट से 2 ब्रांचेस बना लेनी है। ये HT से 2 ब्रांचेस बना लें। जब आपने HT से 2 ब्रांचेस बनानी है, तो उनके साथ HT जरूर लगेगा। ठीक है, अब जब आपने थर्ड टाइम सिक्का फ्लिप किया, तो हो सकता है पहले टेल आया हो, या हो सकता है पहले क्या आया हो? हेड आया हो। फिर जो डबल एच है, उससे 2 आपने ब्रांचेस बना ली, तो इनके साथ डबल एच जरूर लगेगा। ठीक है,
या पैटर्न सिक्का फ्लिप किया तो अगर पहली दफा हेड आया है तो दूसरी दफा क्या आएगा, टेल आएगा। जो आपका नेक्स्ट था टीएच, उससे दो ब्रांचेस बना लें, इन दोनों के साथ टीएच जरूर लगेगा। ये पहली दफा सिक्का फ्लिप करने से अगर हेड आया है तो दूसरी दफा सिक्का फ्लिप करने से क्या आएगा, टेल आएगा। अगर और नेक्स्ट आपका जो डबल टेल है, इससे दो ब्रांचेस बनाए, इन दोनों के साथ टेल टेल जरूर लगेगा। और फर्स्ट टाइम सिक्का फ्लिप करने से अगर हेड आया है तो दूसरी दफा सिक्का फ्लिप करने से हो सकता है टेल आई हो। ये 8 आउटकम्स हैं जो कि हमारी आती हैं अगर हम एक सिक्के को 3 दफा फ्लिप करते हैं। और ये तरीकाकार है आपके पास प्रोबेबिलिटी ट्री बनाने का। जी, प्रोबेबिलिटी ट्री हमने बना लिया। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स इन 3 टॉसेस। जब हमने 3 दफा सिक्के को टॉस किया तो कितने चांसेस हैं कि उसमें 2 टेल्स आए हों। तो जो आपने पूरा ट्री बनाया है बच्चों, उसमें से 2 टेल वाले जितने भी आउटकम्स हैं वो उठा लें। तो देखिए मैंने टोटल आउटकम उठा लें, 3 ऐसे आउटकम्स मिले थे हमें जिसमें 2 दफा जो है वो ट्री आ रहा था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, आपने इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कर लेना है प्लस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी। अब इस पे गौर करें बच्चों, 3 दफा हमने सिक्का फ्लिप किया था ना, तो पहली दफा हेड की बात कर रहे हैं हम, दूसरी दफा टेल इवेंट की, और तीसरी दफा भी टेल इवेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये वो इवेंट्स हैं जो एक के बाद दूसरे आ रहे हैं। तो हमने इनकी कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी, यानी जो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमें क्वेश्चन में गिवन थी 0.45, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन थी 0.55, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 0.55। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.136125। इसी तरह नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी भी निकाली है कि मल्टीप्लाई एच वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई टी वाली प्रोबेबिलिटी, हमारे पास ए वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने तीसरी भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो ये हमारे पास तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हम इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, सिंपली प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो तीनों प्रोबेबिलिटीज को जब आप प्लस करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आता है 0.4080। ठीक है, इसके बाद देखें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 हेड इन 3 टॉसेस। जो आपने 3 दफा टॉस किया है उसमें कम से कम 1 दफा हेड जरूर आए। अब हमने वो वाली तमाम आउटकम्स उठा लेनी है जिसमें कम से कम 1 दफा जो है वो टेल कम से कम 1 दफा जो है वो हेड जरूर आ रहा है। अब यहाँ कम से कम 1 दफा की बात हुई है, इसका मतलब 1 दफा भी हो सकता है, 2 दफा भी हो सकता है, और तीनों हेड भी हो सकते हैं जी। तो एटलीस्ट 1 हेड में पहले हम वो वाले तमाम अपने आउटकम्स लिख लेंगे। तो वो आ रहे हैं बच्चों, 1 दफा हेड वाले में आ रहा है एच डबल टी, और दूसरा आ रहा है एच टी एच, तीसरा हमारे पास ट्रिपल एच है, चौथा है जी डबल एच टी, नेक्स्ट है टी एच एच, उसके बाद है टी एच टी, उसके बाद है जी टी टी एच। ठीक है, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वो वाले इवेंट्स हैं जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड जरूर आ रहा है, कम से कम 1 हेड जरूर आ रहा है। कम से कम 1 हेड चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो फर्स्ट इवेंट है एच डबल टी ये उठाया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एच टी एच, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ये जो ट्रिपल एच हमें नजर आ रहा है। इस तरह हम तमाम की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर लेंगे बच्चों, प्लस कर लेंगे। प्लस कैसे करेंगे, जो फर्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी, ये कैसे निकलेगी, इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लिखेंगे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यही नेक्स्ट काम किया है, यही नेक्स्ट ये 7 के साथ में हमने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया।
और ये 7 हमारे पास आंसर्स आ गए। उसके बाद हमने सिंपली इन सबको क्या किया है, प्लस किया है, तो हम वी गॉट आंसर 0.833625। एग्जाम्पल नंबर 16 में की स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो फंड रेजिंग के लिए पुराने तालिब इल्म को मेल के जरिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 0.30। तो बताएं कि क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो कि अगर पहला स्टूडेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करे लेकिन दूसरा स्टूडेंट कंट्रीब्यूट ना करे। तो इसको हम नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं, हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16 पे हम आगे। फर्स्ट विल कंट्रीब्यूट एंड सेकंड विल नॉट। पहला स्टूडेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करे लेकिन दूसरा जो है वो कंट्रीब्यूट ना करे। तो जो कंट्रीब्यूट करे पहला स्टूडेंट, हम उसको ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और जो कंट्रीब्यूट ना करे सेकंड, उसको हम लिख लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट से। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने क्या किया था, नोट वाले को कॉम्प्लीमेंट से ही शो किया था ना। अब देखें, पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, पहला भी इवेंट हो रहा है, दूसरा भी इवेंट हो रहा है, एक के बाद दूसरा ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का। ये A1 यानी कि वो स्टूडेंट जो कंट्रीब्यूट करे, ये उसका कॉम्प्लीमेंट यानी वो स्टूडेंट जो कंट्रीब्यूट ना करे। ये फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A1 का कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 स्टूडेंट की कितनी थी बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी उसने बताई हुई थी कि 0.30% चांस है कि स्टूडेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करें। और ये कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें से जिस इवेंट का ना होना आपने फाइंड आउट करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से उस इवेंट का होना माइनस करना, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.30। तो 1 में से हम 0.30 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 1 में से 0.30 माइनस करके तो हमारे पास आंसर आता है बच्चों 0.7। 0.30 मल्टीप्लाई 0.7, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.21, ठीक है। 0.21 प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि पहला स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करे लेकिन दूसरा स्टूडेंट कंट्रीब्यूट ना करे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट विल नॉट बट सेकंड विल, यानी पहला स्टूडेंट कंट्रीब्यूट ना करे लेकिन दूसरा करे। तो पहला हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वाला आ जाएगा और दूसरा हमारा सिंपल ए वाला आ जाएगा। और इसमें भी इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमने इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी जी 0.30, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी 0.30, 1 माइनस 0.30 करें तो 0.7, इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.30 के साथ तो आंसर आएगा 0.21। सी पार्ट है बच्चों, बोथ विल कंट्रीब्यूट, यानी दोनों स्टूडेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने जो स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको ए से डिनोट किया है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है A1 इंटरसेक्शन, दूसरे को नाम दे लेते हैं A2 का। तो फॉर्मूला क्या होगा इंटरसेक्शन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है। तो स्टूडेंट के कंट्रीब्यूट करने की प्रोबेबिलिटी उसने कितनी दी 0.30 मल्टीप्लाई 0.30। 0.30 को जब 0.30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.09। ये है हमारा सी पार्ट। देन डी पार्ट है बच्चों, नाइदर विल कंट्रीब्यूट, कि दोनों ही स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी हमने पहले स्टूडेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है और दूसरे स्टूडेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको A2 कह लेते हैं, A1 का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ऐसे है ना नोट का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। तो 1 माइनस ऐसी स्टूडेंट के कंट्रीब्यूट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.30 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.30, 1 माइनस 0.30 करें तो 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, 0.7 और 0.7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.49। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब किसी एक इवेंट का होने का चांस इस बात पर डिपेंड करे कि दूसरा इवेंट पहले से हो चुका हो तो उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है।
यानी एक इवेंट हो चुका है, इस शर्त पे हमने दूसरा इवेंट फाइंड आउट करना है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे, बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें रूल नंबर 8 हमारा आ जाता है। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहाँ पर जो E1 है बच्चों वो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि E2 जो है वो हो चुका है, यानी जो इवेंट हो चुका होगा वो हम नीचे रखेंगे और जिस इवेंट को हमने फाइंड आउट करना है वो हम ऊपर रखेंगे। तो मतलब क्या पता चला कि हमने E1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनके होने या ना होने से किसी दूसरे इवेंट को भी इफेक्ट पड़े, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। दोबारा सुन लें, ऐसे इवेंट जिसका होना या ना होना दूसरे इवेंट को भी क्या करे, असर अंदाज करे, ऐसे तमाम इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने इसके जब हमने प्रीवियस भी ये टॉपिक आया था तभी एग्जाम्पल डिस्कस की थी। लेट्स सपोज एक बॉल है जिसमें हमारे पास 6 जो हैं वो ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और 3 ले लें कि हमारे पास रेड बॉल्स हैं, तो टोटल कितनी है जी उस पूरे बैग में बॉल्स 9 है। हम फाइंड आउट, हमने एक बॉल उठाई है उस बैग में से, हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या चांसेस हैं कि जो हमने बॉल उठाई है वो ब्लू हो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू के लिए, 6 टोटल है ब्लू, तो 6 ऊपर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है बॉल्स भाई 9 है। अब वो जो एक बॉल थी ना वो हमने बाहर फेंक दी, अब दोबारा से एक और बॉल उठाइए। अब हम कह रहे हैं कि अब कितने चांसेस हैं कि बॉल जो है वो रेड हो। ठीक है, तो अब रेड देखें टोटल कितनी है 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या आता है टोटल बॉल्स, लेकिन एक तो हम ऑलरेडी उठा के बाहर फेंक चुके थे ना, तो अब कितने बॉल्स हैं पीछे 8। तो देखिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज चेंज हुई है ना, जब हमने पहले ब्लू निकाल दी है उसकी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट ने क्या किया है, रेड वाली प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट किया है। तो ये होता है डिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसे इवेंट जिसके होने या ना होने से किसी दूसरे इवेंट को इफेक्ट पड़े, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। जो अब हमारे पास है रूल नंबर 9, वो क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E1 इज गिवन दैट इवेंट E2 हैज अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या है इसमें कि जो सेकंड इवेंट है वो हो चुका है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की। ठीक है, E2 हो चुका है, ये कंडीशन है, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये दोनों इवेंट हैं कैसे, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, P ऑफ E1 ओवर E2 इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। नीचे हम हमेशा वो वाला इवेंट लिखेंगे जो कि occur हो चुका है और ऊपर वो वाला इवेंट आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। रूल नंबर 8 जो था वो भी यही था, लेकिन यहाँ पर दोनों इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट नहीं थे। इंडिपेंडेंट के केस में हमारे पास बच्चों ये होगा कि फॉर्मूला तो यही है, मतलब कि कंडीशन है और आपने एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये इक्वल होता है कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस वही, जो इवेंट हो चुका है उसको बीच में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दोनों इवेंट्स आपके डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, ऊपर आएगी प्रोबेबिलिटी दोनों के इंटरसेक्शन की और नीचे आ जाएगी सेकंड इवेंट जो कि हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद समझ लग जाएगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 17 देखें, एक बैग है जिसमें 8 रेड बॉल्स हैं, 6 येलो बॉल्स हैं और 6 ही क्या है ब्लू बॉल्स हैं। 2 balls are to be selected at random from the jar, तो जार में से 2 balls को किया गया है select। ठीक है, यानी 2 balls निकाली गई हैं। Assume that each ball in the jar has an equal chance of being selected and that first ball is selected not replaced back into the jar। कह रहा जो आपने पहली बॉल निकाल ली है ना उसको दोबारा बैग में नहीं डालना, तो पहली बॉल निकाल के जो भी कलर की होगी उसको बाहर फेंक देना। ठीक है, चलें जी, ए पार्ट में क्या फाइंड आउट करने का कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल विल बी रेड एंड सेकंड येलो। कितने परसेंट चांसेस हैं कि फर्स्ट बॉल रेड हो जबकि सेकंड बॉल क्या हो, येलो हो। जी बच्चों, रेड बॉल 8 हैं जबकि येलो 6 और ब्लू भी 6, तो टोटल बॉल्स हमारे पास हो गई हैं 20। उसने कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बॉल जो है वो रेड हो जबकि सेकंड येलो हो। तो पहले हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यानी सिंपल प्रोबेबिलिटी सिंगल इवेंट के लिए कैसे निकालते हैं, आपके पास रेड बॉल्स कितनी है 8 ऊपर आ जाएगा और टोटल बॉल्स कितनी है 20 नीचे आ जाएगा, ये रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। येलो बॉल की जब आपने निकाली तो येलो बॉल्स कितने हैं 6 और टोटल बॉल्स कितने हैं अब
देखिए अगर तो बच्चों पहली बॉल रेड हो गई जो हमने निकाली थी, अब वो बैग में तो नहीं डालनी, वो तो हमने बाहर फेंक दी। तो अब हमारे पास टोटल 20 नहीं बल्कि कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 6/19। अब हम इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन। तो क्या फॉर्मूला था इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का क्या वैल्यू आई थी, 8/20 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की वैल्यू आई थी 6/19। अब आपने 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेना है, 20 और 19 को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ गई। बी पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स विल बी ब्लू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स ब्लू हों, ठीक है जी। पहली बॉल जब हमने निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी को P ऑफ B1 लिख लें, B मतलब ब्लू है, तो ब्लू बॉल्स हमारे पास 6 थी, 6 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, ये पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जब हमने पहली बॉल निकाली थी वो फेंक दी, अब बैग में टोटल बॉल्स कितनी है, 19। तो चलें जी आ जाए सेकंड बॉल जब हमने ब्लू के लिए निकालनी, तो वो तो 6 ब्लू बॉल्स थी, एक हमने निकाल के फेंक दी है, तो पीछे ब्लू बॉल्स कितनी बची, 5, और टोटल कितनी बची बन गई है, बैग में रह गई है बॉल्स 19। तो सेकंड ब्लू बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी बनी 5/19। अब हम इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 6 और 5 मल्टीप्लाई होकर 13, जबकि 19 और 20 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 380। इसको बाद आप इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लें तो 3/38 आंसर आ जाएगा हमारे पास। सी पार्ट है बच्चों, नाइदर विल रेड। जो बॉल्स हमने निकाली हैं वो रेड ना हो, दो बॉल्स निकाली हैं दोनों ही रेड ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल है हमारे पास उसमें से पहले रेड निकाल लें। अगर रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए नहीं तो टोटल बॉल्स 20 थी ना, और रेड 8 थी, तो 20 में से 8 निकाल लें तो हमारे पास होता है 12। अब बाकी बॉल्स हमारे पास कितनी है, 12 है, ठीक है जी। फर्स्ट बॉल जब निकाली कि वो रेड ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो बॉल्स कितनी है, 12। 12 के लिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, 8 तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि वो तो रेड है। हम नॉट रेड की बात कर रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 20, तो वो जो भी बॉल आई थी उसको हमने फेंक दिया। अब पीछे बॉल्स कितनी बची हैं बच्चों, 11 बची हैं। उसके अलावा टोटल बॉल्स भी कितनी हो गई हैं, 19 हो गई हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड नॉट रेड के लिए क्या आएगा आंसर, 11/19। अब इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 2, यानी 12/20 मल्टीप्लाई 11/19। 12 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 132, जबकि 19 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 380। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 33/95 आता है। होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा सुन लें बच्चों, एक दफा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक बॉल में 8 रेड बॉल्स थी, 6 येलो बॉल्स थी और 6 ही ब्लू बॉल्स थी, तो टोटल बॉल्स हो गई है 20। हमने कोई सी भी दो बॉल सिलेक्ट की है, पहले एक बॉल उठाई है फिर दूसरी बॉल उठाई है। हमने फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल रेड जबकि दूसरी बॉल येलो हो। इसके लिए हम रेड बॉल की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और येलो बॉल की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। रेड के लिए कैसे प्रोबेबिलिटी आएगी कि रेड बॉल जितनी भी है वो ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल बॉल, तो 8/20। अब जब पहली बॉल निकाली बच्चों उसको हमने फेंक दिया, उसको बैग में वापस नहीं रखा। तो जब येलो बॉल की तरफ हम आएंगे तो बैग में टोटल कितनी बॉल्स बच गई है, 19। तो ओवर में क्या आएगा हमारा 19 और ऊपर आ जाएंगे येलो बॉल्स जो कि थी 6। ये आ गई येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। जब हम इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कब निकालते हैं, जब दो इवेंट्स एक के बाद हो रहे हो, एक के बाद दूसरा हो रहा हो। पहला रेड था और दूसरा क्या था, येलो था। ये एक के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है तो हमने इनकी क्या निकालनी है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगता है जो कि इक्वल होता है दोनों इवेंट्स की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। यह है बच्चों रेड वाली प्रोबेबिलिटी और यह है येलो वाली प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट में उसने कहा था बोथ बॉल्स विल ब्लू, कि जो दो बॉल्स आपने निकाली वो दोनों ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। पहली बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने तो ब्लू है 6 डिवाइडेड बाय 20। अब जब एक ब्लू निकल गई वो हमने फेंक दी, तो पीछे ब्लू कितनी बच गई आपकी 5, और टोटल भी कितनी रह गई 19। दूसरी बॉल भी ब्लू के लिए निकाल देना तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 5/19। इनकी जब आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये दोनों आपस में हमारे हो जाएंगे क्या, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 3/38। सी पार्ट में उसने कहा
कि नाइदर विल रेड, जो दो बॉल्स आप निकाल रहे हैं उनमें से कोई भी रेड ना हो, तो जो आपकी 20 है उनमें से आपने रेड बॉल्स को कर लेना है माइनस, तो पीछे बच जाएंगे आपकी 12। यानी आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 12 बॉल्स के लिए निकालनी है। चलें जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 1, दो बॉल्स निकाली है ना, इसलिए हम लिख रहे हैं नॉट रेड 1। तो आप 12 बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारी टोटल बॉल्स। ये हमारी आ गई है फर्स्ट बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी। अब जो हमने बॉल निकाली थी वो हमने फेंक दी है, वो बैग में वापस नहीं डाली, ठीक है। तो पहले हम 12 बॉल की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक निकाल के वापस फेंक दी भाई हमने, तो अब कितनी बॉल्स है हमारे पास 11, और टोटल भी चेंज हो जाएगा, 20 था जबकि एक बार निकल गई, तो अब दूसरी बॉल जब हमने निकाली है उसके लिए टोटल क्या आएगा 11 आएगा। अब इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आएगा 33/95। उम्मीद है बच्चों आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 18 है हमारे पास, सपोज दैट कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड 52 कार्ड्स डेक। जो ताश के पत्ते होते हैं ना उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कह रहा है कि आपने कार्ड्स को सिलेक्ट किया है रैंडमली, जो और जितने कार्ड्स आपने निकाले हैं उनको वापस बीच में नहीं डाला, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर हार्ट्स। आपने 2 कार्ड निकाले हैं 1 बाय 1, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों कार्ड जो हैं वो हार्ट्स हैं। चलते हैं इसके आंसर की तरफ बच्चों। तो आपने पहले तो ये याद रखना है कि ताश के टोटल पत्ते होते हैं 52, ठीक है, जिसमें हार्ट वाले 13 होते हैं। 13 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दिल बना होता है, 13 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्पेड की शेप बनी होती है, और 13 पत्ते बच्चों आपके पास क्लब वाले, और 13 पत्ते होते हैं डायमंड्स वाले, और इन सबको मिला रहे हैं तो 52 बनता है। और 4 आपके पास एसीज होते हैं। एसीज का मतलब है कि हार्ट वाला भी एक ऐसा होता है जिसके ऊपर 1 लिखा होता है, स्पेड वाले में भी 1 लिखा होता है, एसीज मतलब 1 वाला, ठीक है, जिसको उर्दू में यक्का भी बोलते हैं। तो इन चारों ग्रुप्स में एक एक कार्ड 1 1 वाला भी होता है, तो एसीज हमारे कितने हैं जी 4 हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट 2 कार्ड्स आर हार्ट। चलें जी, हार्ट को मैं H से शो करवाऊंगी। जब पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 लिख लेंगे। अब हार्ट की बात हो रही है तो टोटल हार्ट कितने हैं 13 डिवाइडेड बाय हम क्या आता है टोटल पत्ते, तो 13 डिवाइडेड बाय 52। अब जो हमने हार्ट निकाला वो हमने फेंक दिया, ठीक है। तो अब पीछे कितने हार्ट बच गए 12 बच गए, और जो टोटल पत्ते थे वो भी 52 नहीं, कितने हैं 51 है। जब हम सेकंड हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो क्या आएगी बच्चों 12/51। अब इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, 13/52 मल्टीप्लाई 12/51। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, कटिंग शटिंग करके सोल्व करना इजी रहेगा। 3 1 3, 3 4 52 होता है, 4 1 4, 4 3 12 होता है, तो क्या बचेगा 3/51 बचेगा। मजीद 3 के टेबल पे इसको कटिंग कर लें तो 1/17 आया है हमारे पास ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में आए बच्चों तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने फर्स्ट कार्ड निकाला है वो स्पेड हो, सेकंड कार्ड फिर आप निकालें वो क्लब हो, थर्ड कार्ड आप निकालें वो हार्ट हो, जबकि फोर्थ कार्ड आप निकालें तो वो डायमंड हो, ठीक है। सबसे पहले स्पेड वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो स्पेड टोटल 13 थे, 13 ऊपर आ जाएंगे, और टोटल क्या आ जाएंगे ताश के पत्ते जो 52 वो ओवर में आ जाएंगे। अब एक स्पेड जो निकाला वो हमने बाई फेंक दिया, ठीक है। अब क्लब वाली प्रोबेबिलिटी निकालें P ऑफ C। क्लब के कितने होते हैं 13, जहां जब हमने स्पेड कार्ड निकाला तो बच्चों तो वो हमने फेंक दिया, ठीक है। तो जो 52 पत्ते थे उनमें से एक हमने निकाल लिया है, तो टोटल कितने रह गए 51। अब आते हैं हम क्लब कार्ड की तरफ। तो क्लब टोटल होते हैं 13 डिवाइडेड बाय 51, क्योंकि टोटल है अब 51। तो अब जो क्लब वाला निकला वो भी हमने फेंक दिया, तो 51 में से एक और निकल गया, तो पीछे टोटल कितने कार्ड बचे हैं 50 बचे हैं। अब उसने कहा था थर्ड कार्ड हार्ट के लिए आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी, हार्ट टोटल 13 होते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पत्ते कितने रह गए थे 50 रह गए थे, तो 13/50 आ गई प्रोबेबिलिटी हमारे पास हार्ट की। अब 50 में से अब हमने हार्ट वाला भी निकाल के एक फेंक दिया, तो पीछे कितने बच गए 49 पत्ते बच गए। चौथी प्रोबेबिलिटी उसने डायमंड के लिए कहा है निकाले, तो P ऑफ D, डायमंड वाले पत्ते भी 13 होते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल क्या है हमारे पास 49 है। अब इन चारों की हम क्या निकालेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, यानी इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला। तो वो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट
मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। इन चारों प्रोबेबिलिटीज को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आंसर आएगा 2197 डिवाइडेड बाय 649717400। इनको डिवाइड कर लें तो आपके पास जो डिजायर आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सी पार्ट में कह रहा है 3 एसेस आर सिलेक्टेड इन रो। आपने 3 पत्ते सिलेक्ट किए हैं, पहली दफा भी एस आए, दूसरी दफा भी एस आए और तीसरी दफा भी एस आए। चलिए फर्स्ट टाइम के लिए प्रोबेबिलिटी निकालें। तो एसेस मैंने कितने बताए थे आपके पास, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहली दफा हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/52 जो कि टोटल पत्ते हैं। अब ये एक एस निकाल लिया, तो 4 में से एक चला गया तो कितने बच गए पीछे, एस 3 बच गए। और टोटल पत्ते जो 52 थे उसमें से भी एक निकल गया तो पीछे हमारे पास बच गए 51। अब जब सेकंड एस के लिए जब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, टोटल एस 3 है और टोटल पत्ते 51 है। अब जब हम सेकंड एस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अब एस हमारे पास कितने हैं, 3, टोटल पत्ते कितने हैं, 51। तो सेकंड एस की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/51। अब ये जो सेकंड एस निकला ये भी हमने फेंक दिया बाहर, तो 3 में से एक और चला गया, पीछे कितने एस बच गए, 2। टोटल पत्ते 51 थे, इसमें से एक एस निकल गया तो पीछे बच गए हैं 50। अब जब हम थर्ड एस के लिए निकालेंगे तो हमारे पास एस 2 रह गए हैं और टोटल पत्ते 50 रह गए हैं, तो हमारा क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी, 2/50। अब इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। इनके जो आंसर आए हैं 4/52 मल्टीप्लाई 3/51 मल्टीप्लाई 2/50, इन तीनों को आपने सिंपली कर लेना है मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों डी पार्ट में। नो एसेस इंक्लूडेड इन फर्स्ट 4 कार्ड्स। अब ये सेम वही केस है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ना, कि कोई भी रेड बॉल सेलेक्ट ना हो। इसमें ये कह रहा है कि जो आपने 4 कार्ड सेलेक्ट किए उनमें एस कोई भी ना हो। तो 4 एस थे, आप टोटल में से एस निकाल दें 48। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो 48 कार्ड्स की करेंगे। 48 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, 4 कार्ड टोटल निकालने हैं, तो नॉट A1 की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 48/52 आएगा। जब ये पहला निकाल लिया हमने कार्ड, इसको फेंक दिया, तो 48 में से एक चला गया तो क्या कितने बच गए पीछे, 47। 52 में से एक चला गया तो पीछे बच गए 51। जब आप सेकंड कार्ड निकालेंगे तो वो क्या होगा भाई, 47/51। अब सेकंड भी चला गया, यानी 47 में से एक और चला गया तो 46 बचा। टोटल भी कम हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। जब आप थर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यानी तीसरा कार्ड निकालेंगे, वो क्या बनेगा, 46/50। अब ये कार्ड भी आप फेंक देंगे बाय, तो 46 में से एक और चले गए, पीछे बचे 45। टोटल में से भी एक कम हो जाएगा तो 49। जब आप चौथा कार्ड निकालेंगे तो अब आपके पास टोटल कार्ड 49 है, जबकि एसेस के बगैर कार्ड 45 है। तो चौथे कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 45/49। इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, A1 नॉट A1 है तो आप कॉम्प्लीमेंट लिख लें। ठीक है, इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन A3 का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन A4 का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन। ये मैं कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि नॉट की बात हो रही है। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, नॉट A1 इंटरसेक्शन नॉट A2 इंटरसेक्शन नॉट A3 इंटरसेक्शन नॉट A4। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A4। ये जो हमारे पास 4 आंसर्स आए हैं, हमें सिंपली इनको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 48/52 मल्टीप्लाई सेकंड वाले की थी 47/51 मल्टीप्लाई थर्ड वाले की थी 46/50 मल्टीप्लाई 45/49। इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नीचे वाली तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 19 पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहा है कि 52 कार्ड्स के स्टैंडर्ड डेक में से एक शख्स ने एक कार्ड निकाला है। हमें बताया गया है कि वो कार्ड जो है वो रेड है।
ठीक है, उस आदमी ने जो कार्ड निकाला है वो रेड कलर का है। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड तो रेड है, ठीक है, इस शर्त पर कि वो कार्ड जो है वो किंग ऑफ हार्ट्स है। अब रेड कार्ड गिवन है, इस शर्त पर रहते हुए हमने क्या निकालना है कि वो कार्ड जो है वो किंग ऑफ हार्ट्स है। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों देखिए, हमें बताया गया है कि जो कार्ड उस आदमी ने निकाला है वो रेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड पहले निकाल लेते हैं। टोटल रेड कार्ड हमारे पास होते हैं 26 और टोटल ताश के पत्ते होते हैं 52। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 26/52। जो हमने फाइंड आउट करना है वो ये है किंग ऑफ हार्ट्स। अब ये जो किंग ऑफ हार्ट्स है बच्चों, ये भी रेड ही होता है। पता चला कि हार्ट्स और रेड में क्या है, इंटरसेक्शन है। कितने नंबर, 1। किंग ऑफ हार्ट जो है वो एक ही होता है, वो रेड कलर का होता है। तो किंग ऑफ हार्ट और रेड में कॉमन कितना आया है हमारे पास, 1 आया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 52 है। अब यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। जो इवेंट गिवन होता है वो नीचे आता है, जो हमने फाइंड आउट करना होता है वो ऊपर आता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन आर हमारे पास कितनी आई, 1/52, 1/52 ऊपर लग गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी आई, 1/2, 1/2 नीचे लग गया। अब इसको सोल्व करने 1/52 जो डिवाइड हो रहा होता है उसको मल्टीप्लाई करके नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया जाता है सिंपली। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 1 साथ कटिंग, 2/52 कटिंग हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 2 6 12, तो 1/26 हमारे पास आया है इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट एग्जांपल है बच्चों इस चैप्टर की हमारे पास, फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैकिंग 2 एसेस इन अ रो फ्रॉम अ डेक विदाउट रिप्लेसिंग ऑफ फर्स्ट कार्ड। एक 52 कार्ड्स का डेक है जिसमें से 2 कार्ड सिलेक्ट किए गए हैं, तो कितने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों क्या है, एसेस हैं। और जब आपने ये दोनों निकाले हैं तो उनको वापस बैग में नहीं रखा, इनकी वही ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी। जो टोटल एसेस हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। जब हमने पहला कार्ड निकाला, एस कार्ड की बात हो रही है, तो 4 होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब वो पहला कार्ड निकाल के हमने फेंक दिया, तो टोटल एसेस में से एक चला गया, पीछे कितने एस बच गए, 3। टोटल भी कम हो जाएगा एक, टोटल हमारे पास कितने बचेंगे, 51। अब जब दूसरे एस के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, 3/51। अब इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, जो कि इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। हमने सिंपली 4/52 को मल्टीप्लाई कर लेना है 3/51 के साथ। 4 3 12, 52 और 51 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें तो हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये थी बच्चों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई मसला हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर एक्सप्लेन करूंगी। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।